बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का नेक्स्ट कंपोनेंट हम स्टडी करने जा रहे हैं, हम उसका स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे थे। तो उसमें क्या है? न्यूक्लियोइड है। क्या है? न्यूक्लियोइड। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोइड है ये क्या है? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं इनके पास क्रोमोसोम होता है या नहीं होता? होता है, क्रोमोसोम होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि उसको हम ट्रू क्रोमोसोम नहीं कह सकते, उसको ट्रू क्रोमोसोम नहीं कह सकते। अच्छा, बैक्टीरिया यूकेरियोटिक होते हैं या प्रोकैरियोटिक होते हैं? प्रोकैरियोटिक। ये तो बात हमें बचपन से पता है कि बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके पास कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। इनके पास जब प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, लेट के ये आपके पास बैक्टीरियल सेल है, इसके सेंट्रल रीजन के अंदर इसका न्यूक्लियर मटेरियल होता है। क्या लफ्ज़ बोल रहा हूँ? न्यूक्लियर मटेरियल। अच्छा, 3-4 नाम है हमारे पास। हम न्यूक्लियोइड भी कह देते हैं, हम इसको न्यूक्लियर रीजन भी कह देते हैं, हाँ न्यूक्लियर मटेरियल भी कह देते हैं, हम इसको न्यूक्लियर मटेरियल भी कह देते हैं, हम इसको क्रोमेटिन मटेरियल भी कह सकते हैं उसका। क्लियर? ये सारे नाम किसके हैं? न्यूक्लियोइड के हैं। हम बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस नहीं है लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल जो है उसको कितने नाम दे सकते हैं? हम उसको न्यूक्लियोइड भी कह सकते हैं, हम उसको न्यूक्लियर मटेरियल भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर रीजन भी कह सकते हैं, न्यूक्लियोइड भी कह सकते हैं। क्या भी कह सकते हैं? आम तौर पे क्या इस्तेमाल होता है? न्यूक्लियोइड। सम बुक्स में क्लियरली डिफाइंड ये होता है कि जो सेंट्रल रीजन है उसको हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोइड। बच्चे कहते हैं सर ये तो रीजन को कह रहे हैं। नहीं यार, वो रीजन भी वही कह रहा है ना कि देखो न्यूक्लियोइड न्यूक्लियर रीजन भी है। न्यूक्लियोइड रीजन मीन वो जगह जहां पे उसका न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा हुआ है, जहां पे उसका न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा हुआ है। ये बात क्लियर हो गई। फिर हमने पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरियल सेल के पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ये समटाइम प्रोमिनेंट न्यूक्लियस की बजाय हम एक लफ्ज़ बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस ना ही इसके पास न्यूक्लियोलस होता है, ना ही न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। ठीक है, सिर्फ क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल। अब बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियर मटेरियल है, ये जो उसका क्रोमेटिन मटेरियल है, इट इज़ जस्ट मेड अप ऑफ डीएनए ओनली। डीएनए ओनली। आपने वायरस का जीनोम पढ़ा था, आपने पढ़ा था वायरसेस के पास डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। लेकिन आपने जनरल हमारी बॉडी का भी क्रोमोसोम पढ़ा हुआ है। आपने पढ़ा हुआ है हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम या न्यूक्लियर मटेरियल है दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए एंड हमारे क्रोमोसोम डीएनए एंड प्रोटीन के बनते हैं, दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के क्रोमोसोम, वैसे तो ट्रू सेंस में हमें क्रोमोसोम भी नहीं कहना चाहिए उसको, क्योंकि वो क्रोमोसोम जैसा, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए उसको क्या नाम दे लेते हैं? क्रोमोसोम। लेकिन वो क्रोमोसोम सिर्फ किस चीज़ के होंगे? डीएनए ओनली। और आपने पढ़ा हुआ है डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड। तो ये भी डीएनए उसका डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है और वो क्वाइल्ड होके मुड़ के वहीं पे कंपैक्ट हुआ होता है। क्या हुआ होता है? कंपैक्ट। सर्कुलर फॉर्म में या डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर जो है वो न्यूक्लियोइड रीजन में पड़ा हुआ होता है। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, फिर आपने होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा हुआ है। आपने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में भी जो क्रोमोसोम्स होते हैं आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। हमारी बॉडी में क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में होते हैं ना। 23 पेयर्स होते हैं, तो टोटल कितने क्रोमोसोम बनते हैं? 46। लेकिन वो कहता है ऐसा पेयर वाला होमोलोगस क्रोमोसोम्स वाला चक्कर बैक्टीरिया के अंदर नहीं है। उसके पास जस्ट सिंगल क्रोमोसोम है। उसके पास क्या है? जब सिंगल क्रोमोसोम हो किसी सेल में तो उस सेल को हम हैप्लॉइड कहा करते हैं, डिप्लॉइड कहा करते हैं। हैप्लॉइड, क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ना, एक क्रोमोसोम है। अगर जोड़ा होता तो कितने होते? 2 होते। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर कैसे क्रोमोसोम है? तो ये क्या कहलाएंगे? ये हैप्लॉइड होंगे। ये क्या होंगे? कभी भी इनका कोई डिप्लॉइड सेल नहीं होगा। डिप्लॉइड सेल नहीं होगा। ये बातें समझ आई हैं कि नहीं आई? पहली बात हमने पढ़ी कि न्यूक्लियोइड है, उसका न्यूक्लियर मटेरियल क्या कहलाता है और वो किस जगह होता है? ऑलमोस्ट जहाँ पे नॉर्मली सेल्स में न्यूक्लियस ने जगह को ऑक्युपाई किया होता है, स्पेस को ऑक्युपाई किया होता है, वहाँ पे किसने ऑक्युपाई किया होता है? न्यूक्लियोइड ने, न्यूक्लियर मटेरियल ने। कॉम्प्लेक्स कंपैक्ट मटेरियल है, मेड अप ऑफ डीएनए ओनली। एंड यू वेल नो डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। उसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, वही इट सेल्फ पे कॉइल होके और सर्कुलर फॉर्म में उसमें पड़े होते हैं।
फिर हमने पढ़ा कि जो क्रोमोसोम है बेसिकली हमें क्रोमोसोम कहना, लेकिन फिर भी हम अपनी आसानी के लिए उसको नाम क्या दे देते हैं। लेकिन जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे होते हैं? सिंगल का मतलब होमोलोगस पेयर्स नहीं है, तो फिर वो सेल कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। क्लियर? इसी बेस पे हम डिसाइड करेंगे हाउ द सेल डिवाइड, ये सेल कैसे डिवाइड होगा। आइदर इसमें माइटोसिस होगी या बाइनरी फिशन। माइटोसिस के लिए आपने पढ़ा था कि उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होना चाहिए, कैरियोकाइनेसिस होती है, पढ़ा था ना, कैरियोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड द साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। लेकिन इस किस्म का प्रोसेस बैक्टीरिया में, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है ना हमने उसके क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करके वो प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज से गुजारना है, अरेंज करना है, ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा इसमें। जस्ट एक प्रोसेस माइटोसिस की तरह का होगा, बिल्कुल वैसे ही उसमें एक क्रोमोसोम है, उसी की डुप्लीकेशन होगी, उसी की डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, वही फिर सिंपली सेपरेट होगा और सेल डिवाइड हो जाएगा। तो उस अमल को हम क्या नाम देंगे? बाइनरी फिशन। क्या नाम देंगे? बाइनरी फिशन। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, सेकंड, इसके बाद जो हमारे पास कंपोनेंट है दैट इज प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड के बारे में भी हम यही पढ़ा करते हैं कि प्लाज्मिड जो है ना ये एक्स्ट्रा है। ये क्या है? एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है। ये क्या है? सर्कुलर डीएनए का पीस है, एक्स्ट्रा है। ये मैंने बना दिया प्लाज्मिड। सर्कुलर है और एक्स्ट्रा है, सर्कुलर है और उसका अपना जो न्यूक्लियोइड था उससे हट के बात कर रहे हैं हम। बात समझ आई? लेकिन वो कहता है ये जो इसका अपना न्यूक्लियर मटेरियल है उसका तो काम उस बैक्टीरियल सेल के फंक्शंस को देखना है ना, लेकिन जो इसका एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जिसको आपने क्या नाम दिया? प्लाज्मिड, उसका एज सच बैक्टीरिया की जिंदगी में कोई रोल नहीं है। एक लम्हे के लिए मान लो कि उसका बैक्टीरिया की जिंदगी में कोई रोल नहीं है। बैक्टीरिया के सेल में जितने भी फंक्शन कंट्रोल हो रहे हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियोइड। इसलिए हमने इसको एक लफ्ज़ रख दिया इसके लिए कि ये क्या है? अगर इसको सेल में से निकाल भी दो तो सेल की जिंदगी के ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हैं सेल में। उसकी सर्वाइवल से हटके हैं, उसकी ग्रोथ से हटके हैं, उसकी सेल डिवीजन से हटके हैं। क्लियर? आपने पढ़ा कि प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है एंड दिस प्लाज्मिड इज यूज्ड एज अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें इसको किस तौर पे इस्तेमाल किया जाता है? वेक्टर। वेक्टर किसे कहते हैं? कैरियर। ये क्या है? कैरियर है, ले जाने वाला है। क्या ले जाने वाला है? जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ। आपने पढ़ा था ना, आपने इससे इंसुलिन बनवानी है, आप इसका वेक्टर बाहर निकालोगे, आप इसका ये प्लाज्मिड बाहर निकालोगे, निकाल के हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे, रिकम्बिनेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से हम इसको रिकम्बाइन करेंगे, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी मर्जी का जीन है वो इसके साथ अटैच करेंगे एंड देन वापस इसको इंसर्ट कर देंगे, वापस इसको। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में मोस्टली यूज होने वाला वेक्टर कौन है? प्लाज्मिड। इसके अलावा और भी वेक्टर हैं, इसके अलावा कैरियर्स हैं, लेकिन मोस्टली यूज बैक्टीरिया के हवाले से जो यूज होता है वो कौन है? प्लाज्मिड है। पहला फंक्शन पता चल गया कि ये वेक्टर के तौर पे यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स में। नंबर 1। नंबर 2, अब ये जो प्लाज्मिड है इसका और क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स, ये हेल्प करता है बैक्टीरियल सेल की टू अटेन रेजिस्टेंस अटेन करने के लिए अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। हम कहते हैं ना एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो वो बैक्टीरिया मर नहीं रहा, उस बैक्टीरिया ने मुज़ाहमत इख्तियार कर ली है, रेजिस्टेंस इख्तियार कर ली है उस एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़। अब आपको पता है कि ये जो डीएनए है और डीएनए की एक ख़ास लेंथ क्या कहलाती है? जीन। यही कहलाती है ना, जीन। तो इसका मतलब इस सेल में जितने भी फंक्शन कंट्रोल होते हैं असल में कौन कंट्रोल करता है उन्हें? जीन्स ही ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं ना। तो डीएनए या कौन, वो उसको किस काबिल बना रहा है? रेजिस्टेंस के काबिल बना रहा है। इसी तरह सम हैवी मेटल से, किससे?
आपने पढ़ा हुआ है ना, हैवी मेटल से आबी जानदारों को नुकसान होता है, उनके गिल्स में क्लग हो जाती हैं, मछलियों में मर जाती हैं। इसी तरह हैवी मेटल पॉइजनिंग, हमारी बॉडी में भी अगर हैवी मेटल्स चली जाएं आहिस्ता आहिस्ता तो वो हमें डिफरेंट डिजीजेस काज कर देती हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर अगर हैवी मेटल चली जाती हैं तो उनको हैवी मेटल से बचाने के लिए उसके पास कौन है? प्लाज्मिड। हैवी मेटल का इफेक्ट उसके ऊपर फिर वो सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? प्लाज्मिड ने एक तो उसमें रेजिस्टेंस बनवाई अगेंस्ट, चले इसी तरह और किस किस चीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बनाएगा? एंटीबायोटिक्स हो गई, ड्रग्स जनरल कह देते हैं हम, डिफरेंट ड्रग्स, एंड इंसेक्ट कह देते हैं। बहुत से इंसेक्ट्स जो हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं, जो बैक्टीरिया को, अब वो यहाँ पे हवा में नहीं होंगे। आपने वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स का नाम सुना था? फ्री फ्लोटिंग एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी में होते हैं, ये आबी जानदारों की खुराक होते हैं, आबी जानदारों की, मछलियों की फूड होते हैं, ये मछलियों की। इंसेक्ट्स हैं, ड्रग्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कौन है? वायरस है। बैक्टीरियोफेज कौन है? वायरस। तो बहुत से इनके अंदर ऐसे भी जीन्स होते हैं जो उनको बीमारियों से, हैवी मेटल से, एंटीबायोटिक से, केमिकल से बचाते हैं, केमिकल से बचाते हैं। ये किसका रोल हमने पढ़ा? प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड उसका अपना डीएनए है लेकिन एक्स्ट्रा सर्कुलर है, एक्स्ट्रा है और सर्कुलर डीएनए है। अगर उसको सेल से निकाल भी दिया जाए तो एज सच सेल के सर्वाइवल के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होगा। अब होता कैसे, चलो मैं आपको थोड़ी सी एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस समझाता हूँ। लेट के रेजिस्टेंस ये थी कि एंटीबायोटिक बैक्टीरियल सेल में जाती है, ये चैनल्स होते हैं उसकी मेम्ब्रेन के अंदर, जो अपटेक चैनल्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? अपटेक चैनल्स। अपटेक चैनल्स के जरिए वो ड्रग अंदर जा रही है। क्लियर? बैक्टीरिया को पता चल गया कि ये ड्रग मुझे मारती है, एक मरा, दो मरे, तीन मरे, कुछ बैक्टीरिया मर गए, उनको पता चल गया कि ये किस वजह से मरे, एंटीबायोटिक उनमें चली गई। मैंने आपको बताया था कि जाते हुए ये दूसरे को बता जाएगा मैं तो मर गया हूँ, तू बच जा। कॉन्जुगेशन के जरिए ही अपना डीएनए उसको दे जाएंगे और उसके डीएनए में वो सारे असरात होंगे, उसको पता चल जाएगा कि फ़लान ड्रग ने इसके ऊपर एक्ट किया और इस वजह से एक्ट किया क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन में पोर्स थे, इसकी मेम्ब्रेन में अपटेक चैनल ज़्यादा थे। एज अ रिज़ल्ट इसने, ये ड्रग अंदर आई और इसने ये हशर कर दिया मेरे बैक्टीरिया का। अगली जो नस्ल आएगी बैक्टीरिया की, अब जो नया बैक्टीरिया बनेगा उसमें अपटेक चैनल्स को अल्लाह हाफिज़ कह देंगे कि भाई तुम्हारा तो नुकसान है, हमें तुम्हारा तो हमें। अब आपकी ड्रग बैक्टीरिया सेल में जाएगी? नहीं। ये अपटेक चैनल की बात थी। अ नंबर ऑफ वेज इफ्लक्स चैनल्स होते हैं। इफ्लक्स का मतलब होता है बाहर निकाल देना। क्लियर? एक तो इनपुट पंप से एक आउटपुट होंगे जो बाहर निकाल देंगे ड्रग को। ड्रग अंदर गई, बाहर निकाल दिया, ड्रग अंदर गई, बाहर। पहले वो पंप इतने एक्टिव, लेकिन जब उसको पता चल जाएगा ये तो ड्रग है, ये तो मुझे मार देगी, तो मेरे डीएनए को डैमेज करेगी, तो फिर वो इफ्लक्स पंप को क्या करेगा? बढ़ा देगा। सॉरी, इनफ्लक्स की बजाय इफ्लक्स लगा देगा। चलो इधर ड्रग अंदर और इधर से जाती है और एक कान से सुनी दूसरे से, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा आपके डीएनए के साथ इंटरेक्ट करने का, बैक्टीरिया सेल को मारने का। ठीक है, ये एक टाइप है रेजिस्टेंस की। सम ड्रग्स ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया सेल में दाखिल हो गई, बैक्टीरिया का अपना एंजाइम होगा, वो एंजाइम इस ड्रग को एक्टिवेट करेगा, फिर ये ड्रग इसके डीएनए के साथ इंटरेक्ट करेगी। वरना ड्रग की आंखें नहीं होती कि पूरी बॉडी में ये बैक्टीरिया है, ये इंसान का सेल है, तमाम सेल में ड्रग जाएगी, लेकिन वो एंजाइम सिर्फ किसके अंदर होगा? बैक्टीरिया में, और वो बैक्टीरिया का एंजाइम उस ड्रग को एक्टिव करेगा। बाकी सेल में वो ड्रग क्या रहेगी? इनएक्टिव। इसलिए हमारे दूसरे सेल्स के ऊपर इफेक्ट, सिर्फ किसके ऊपर इफेक्ट आएगा? उस ड्रग का। और क्योंकि बैक्टीरिया के पास वो स्पेसिफिक क्या था? एंड ऑल एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, इंस्ट्रक्शन कहाँ से आएंगी? डीएनए से, जीन से आएंगी ना। उसको पता चल गया कि मेरा ही घर का भेदी लंका ढाए, हाँ, ये तो मेरा ही मेरे खिलाफ हो गया, यही एंजाइम मेरी बॉडी का इस ड्रग को एक्टिवेट करता है जो मुझे मारती है। उस एंजाइम को क्या कहेगा? अल्लाह हाफिज़, अब तुझे नहीं बनाऊंगा, अब तुझे जिंदा रह लूँगा। ठीक है, ये मेथड्स हैं कि हाउ द बैक्टीरिया अटेन ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिफरेंट थिंग्स। अब ये हैवी मेटल्स हैं, ये इंसेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ों के अगेंस्ट इसी तरह रेजिस्टेंस आती है उनमें। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारे पास बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर का, दैट इज़ राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम्स। अच्छा, राइबोसोम के बारे में आपने पढ़ा था कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ये क्या होते हैं? सो दैट्स वाई दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक एज वेल एज इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। दोनों में होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में होते हैं। ठीक है, चलें जी, इसका मतलब राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन है तो उसमें है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम? कहता है ये फैक्ट्री ऑफ
प्रोटीन है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है। अच्छा, इसके अलावा राइबोसोम क्या, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में क्या डिफरेंस था? स्मॉल साइज का डिफरेंस था। जो प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया के राइबोसोम होंगे वो क्या होंगे? स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू, जब हम इनका कंपेयर करें किसके साथ? यूकैरियोटिक सेल के साथ या यूकैरियोटिक राइबोसोम के साथ अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इनके राइबोसोम का साइज क्या होगा? दे सेडिमेंट एट 70s, दे सेडिमेंट एट 70s, और हमारा यूकैरियोटिक का 80s पे सेडिमेंट होगा। यही पढ़ा था ना हमने, साइज में डिफरेंस है तो सेडिमेंटेशन उसका यूनिट भी चेंज हो गया। प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। अच्छा, होता कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में भी, और उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हमने जिसको कहा, उसके साथ भी बाउंड किए होते हैं, उसके साथ भी जुड़े हुए होते हैं। क्लियर? जैसे आपने पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम किसके साथ जुड़ते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, किसके साथ जुड़ते हैं? लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो किसके साथ जुड़ेंगे? उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी जुड़ सकते हैं, वहां पे रह के भी वो काम कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मीजोसोम्स। क्या है बेटे? मीजोसोम्स, राइबोसोम्स, कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई एज सच स्पेशलाइज्ड बॉडी नहीं है। स्पेशलाइज्ड बॉडी, इट इज एक्चुअली द इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन किसे कहते हैं? इनवेजिनेशन अंदर की तरफ धंसना। इनवेजिनेशन अंदर की तरफ धंसना। कैसे? जैसे ये लिप्स को अगर हम अंदर मोड़ लें, इन्वेजिनेट कर रहे थे ना इनको। इन्वेजिनेशन का मतलब अंदर की तरफ धंसना। ये हम इस बैक्टीरियल सेल की जो मेम्ब्रेन है ना, इसको अंदर की तरफ मोड़ते हैं, फोल्ड करते हैं। लेट, ये नॉर्मल था, यहाँ से मैं कहता हूँ इसकी ये मेम्ब्रेन ना ऐसे अंदर की तरफ थोड़ी सी फोल्ड हो गई है, ये एक इन्वेजिनेशन बन गई है। ये क्या बन गई उसमें? और इसी इन्वेजिनेशन का नाम क्या है बैक्टीरियल सेल में? मीजोसोम। क्या नाम है? मीजोसोम। These are the इन्वेजिनेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की ही इन्वेजिनेशंस हैं, ये सेल मेम्ब्रेन की ही इन्वेजिनेशंस हैं। क्लियर? अच्छा, फिर इनकी शेप कैसी होती है? वो कहते हैं दे वेरी फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। इनकी हर बैक्टीरिया में शेप डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, ये थोड़े से लंबे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये प्लेट लाइक, जिसको हम लैमेला लाइक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैमेला लाइक भी हो सकते हैं। क्लियर? और कौन सी शेप है? 2-3 शेप्स हैं। टिब्यूल्स। ठीक है, ये स्फेरिकल भी, गोल भी हो सकते हैं, ट्यूबुलर शेप की भी इन्वेजिनेशन हो सकती है, ये प्लेट लाइक, लैमेला लाइक भी इन्वेजिनेशन हो सकती है। ये आपके पास इन्वेजिनेशन हो यूं, रॉड लाइक, प्लेट लाइक, स्फेरिकल। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास उसकी इन्वेजिनेशंस की शेप्स बन सकती हैं। अब इनके अंदर होगा क्या? दीज इन्वेजिनेशंस कंटेन स्पेसिफिक एंजाइम्स। इनके पास क्या होंगे? स्पेसिफिक एंजाइम्स होंगे। इन एंजाइम्स का क्या काम होगा? ये एंजाइम किस काम आएंगे? दीज एंजाइम्स हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए, याद रखना, जो डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम्स हैं वो किस में होंगे? आल्सो फॉर द सेल डिवीजन के लिए भी जो एंजाइम है वो भी किस में होंगे? मीजोसोम में। मीजोसोम में क्या होंगे? स्पेसिफिक एंजाइम्स होंगे। स्पेसिफिक एंजाइम्स होंगे। अच्छा, इसके पास कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होंगे जिनको इसने एक्सपोर्ट करना है, सेल से एक्सपोर्ट करना है, सेल से बाहर निकालना है। आपने पढ़ा था बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ डीकंपोजर्स, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इन्हीं के जरिए, इन्हीं मीजोसोम्स के जरिए ये क्या भी रिलीज करेंगे? एंजाइम्स भी रिलीज करेंगे जो चीज़ों के डाइजेशन के काम भी आएंगे। ठीक है, लेकिन मेनली किसके लिए इन्वॉल्व होंगे ये? और अच्छा, फिर आपने ये भी पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया सेल की सेल मेम्ब्रेन है, प्रीवियस लेक्चर में, इस मेम्ब्रेन के साथ नॉर्मली एंजाइम्स होते हैं ना, और वो एंजाइम किस में काम कर रहे होते हैं? तो हम यहाँ पे ये भी बता देते हैं कि ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी हो सकते हैं, ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी हो सकते हैं। क्लियर? परेशान नहीं होना। जैसे राइबोसोम अलहदा स्ट्रक्चर है, मीजोसोम एज सच कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। वो किसकी इन्वेजिनेशन है? सेल मेम्ब्रेन की ही इन्वेजिनेशन है। कितनी शक्लों में पाई जा सकती है?
स्फेरिकल भी, रॉड शेप भी, लैमेला लाइक। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा हम कहते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, इसके पास एंजाइम्स हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को कैरी ऑन कराएंगे। उनमें कौन है? सेल डिवीजन या रेस्पिरेशन। क्लियर? इस पर होल टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।